हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th अनुक्रम तथा श्रेणी का 5वां पार्ट लेकर आए हैं। आज हम जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। एपी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। तो क्या होता है, ध्यान से समझना, एकदम इजी वे में समझाऊंगा। तो जो पहला हमारा गुणधर्म है, फर्स्ट। तो जो फर्स्ट है वो क्या है कि एपी के समदूरस्थ पदों का योग सदैव समान होता है। एपी के समदूरस्थ पदों का योग हमेशा समान होता है। अब देखो इसका अर्थ क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कोई एपी है, मान लो मेरे पास A1, A2, A3, A4, A5, A6 बिलोंग्स टू एपी। यानी ये जो मैंने लिखा है ये सीरीज, ये एपी से संबंध रखती है। अब जो हमने जो पहला गुणधर्म लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि समदूरस्थ पद का मतलब क्या है कि ये और ये, इन दोनों का योग समान होएगा। इसका और इसका योग समान होगा, इसका और इसका योग समान होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि A1 प्लस A6 इक्वल टू A2 प्लस A5 इक्वल टू A3 प्लस A4। ये जो भी वैल्यू आएगी ना, उसको मान लेते हैं, के मान लेते हैं, ये सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। A1 प्लस A6 इक्वल टू A2 प्लस A5 प्लस, सॉरी इधर प्लस कहाँ से आ गया, इक्वल टू A3 प्लस A4। समदूरस्थ पद, पहला, छठा, दूसरा, पांचवा, तीसरा, चौथा। ये बहुत जरूरी बात है, तो इससे एक काम करता हूँ मैं, क्या मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगी बात। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ध्यान से समझो। दूसरी एपी बहुत शानदार है, मतलब दूसरी जो प्रॉपर्टी है ना वो भी बहुत शानदार है, ध्यान से समझना क्या है। दूसरा देखो, आपको क्या दे रखा है, जैसे A1, A2, A3 ये एपी से संबंध रखता है। B1, B2, B3 ये भी एपी से संबंध रखता है। अब देखो, आपको दो एपी दे रखी है। जब दो एपी दी हुई रहती है तो इन दोनों एपी के प्रथम पद, यानी इन दोनों के समान पदों का योग हमेशा क्या होता है, एक एपी होता है। इन दोनों के समान पदों का योग हमेशा एपी होता है। कहना क्या चाहता हूँ ये समझो, यानी कि A1 प्लस B1 कोमा A2 B2, सॉरी, A2 प्लस B2 कोमा A3 प्लस B3 बिलोंग्स टू एपी। यानी कि कोई दो एपी है, उनके समान पदों को आपस में जोड़ने पर एक नई एपी ही बनती है।
इन सबका हम एक एक एग्जाम्पल लेके भी ढंग से समझ लेंगे, जिससे आपको इनकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि ये कहना क्या चाहते हैं सारी। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरी एपी की तरफ, सॉरी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, ध्यान से समझो। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी समझने लायक है, तो इसलिए ध्यान से समझना। क्या है, A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 A4 AN belongs to AP। ठीक है, अब जो दूसरी, ये जो हमने एक एपी लिखी है A1 A2 A3 A4 AN तक, मैं अगर इस एपी में कोई संख्या जोड़ देता हूँ, मान लो कोई संख्या k मैंने जोड़ दी, A1 प्लस k कोमा A2 प्लस k कोमा A3 प्लस k, और ऐसे ही AN प्लस k बिलोंग्स टू एपी। यानी अगर मैं सब ये जो हमने एपी लिखी थी, किसी एपी में हम सेम संख्या आखिरी पदों तक जोड़ दे तो वो भी एक एपी होता है। ये तो वैसे सिंपल सी बात थी, पर लेकिन अब जो हम लिखने वाले हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या है कि अगर हम इस संख्या को भाग लगा दें, इस संख्या को भाग लगा दें, यानी जो हमने संख्या जोड़ी है ना, उसमें उस एपी का भाग लगा दें, तो क्या आएगा वो ध्यान से समझो। वो भी ऐसे बता दो, एपी आएगा यानी कि A1 अपॉन k कोमा A2 अपॉन में k कोमा A3 अपॉन में k कोमा AN अपॉन में k। ये भी एक एपी होगा। समझ गए बातों को। अच्छा, अब इनका डी क्या होगा ये भी देख लो। सारवंतर, ये जो हमने लिखा है ना अभी, इसका डी देखो। इस एपी का जो डी होगा वो होगा डी बाई के। डी बाई क्यों होगा, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे नीचे के जुड़ता जा रहा है, सॉरी के आपका भाग में है, और A2 माइनस A1 करोगे तो वो एलसीएम वाला तो रहेगा ही, तो इसलिए डी बाई के। अब यदि मैं उसी एपी में इस जो हमने संख्या जोड़ी थी भाग भी दे दिया, अगर मैं इसमें गुणा करवा दूं किसी संख्या का, तो क्या होगा देखो। तो मैंने इस बार गुणा करवा दी, तो गुणा कराने पे क्या होगा देखो। A1 डॉट के कोमा A2 डॉट के कोमा A3 डॉट के AN डॉट के, ये भी एपी से ही संबंध रखेगा। और इसका जो डी होगा वो क्या होगा, के डॉट डी। क्यों, क्योंकि के आपका कोई संख्या जिससे गुणा हो रही है, और बाकी डी तो वो होता है जो आप माइनस करते ही हो। तो अब इन जो भी अभी हमने तीन प्रॉपर्टीज लिखी है, इनके एक बार एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी समझ हो जाएगी कि ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, यानी जो भी एग्जाम्पल का नंबर होगा वही प्रॉपर्टी का नंबर होगा। समझो, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 में लिखा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं प्रॉपर्टी 1 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं कोई बार एपी ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारे पास कोई एपी है। अब हमने पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि समदूरस्थ पदों का योग भी, योग जो होता है वो समान होता है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले 2 और 12, 2 प्लस 12 इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस 8।
अब देख लो ये सारी वैल्यू सेम आ रही है, ये सारी वैल्यू कितनी आएगी, 14 आएगी, यानी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एकदम करेक्ट है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या था, जैसे हमारे यहाँ पे एक एपी है 2 4 6 8 10 12, ये तो मैंने वैसे बहुत ज्यादा ले ली। और एक एपी हमारे पास 3 6 9 12 15 18। अब हमने दूसरा जो प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर हम समान पदों का आपस में जोड़ देंगे तो वो भी क्या होगा, एक एपी बनेगी। तो चलो इसको करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। देखो मैंने क्या किया, 2+3 किया, कोमा 4+6 किया, कोमा 6+9 किया, कोमा 8+12 किया। इतना काफी है। अब देखो 2+3 कितना हो गया, 5 हो गया, 6 4 10 हो गया, और 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, ये हो गया 20। अब देख लो साफ साफ आपको एपी दिख ही गई होगी, यानी ये भी हमारी बात एकदम सही है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल नंबर 3 यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 3, हमारी एपी वही हम नॉर्मल वाली जो लेकर चल रहे हैं, 2 4 6 8 10, ये हमारी एपी। अब मैंने बोला था कि इसमें कोई संख्या हम जोड़ दें तो भी एपी होगी, तो चलो जोड़ के दिखाते हैं। जैसे मैंने इसमें कोई संख्या जोड़ दी, मान लो 3, 2+3, कोमा 4+3, कोमा 6+3, कोमा 8+3, कोमा 10+3। ये क्या बनेगा, 5 7 9, और ये कितना आ जाएगा, 11 13। ये भी हमारी एपी है। अब दूसरा हमने क्या लिखा था, अगर हम उस संख्या को डिवाइड कर दे तो भी एक एपी आती है। तो ये जो हमने, चलो डिवाइड करो, 2/3, 4/3, 6/3, 8/3, 10/3, ये जो भी है ना ये एपी है। अब अच्छा हमारा जो हर है ना वो पूरा पूरा से डिवाइड होगा नहीं, पर आप इसको ध्यान से समझा। देखो 4/3 में से 2/3 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा। 6/3 में से 4/3 माइनस करोगे 2/3 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी एक एपी है। अब हमने कहा था इसकी मल्टीप्लीकेशन भी कराओगे तो भी एपी आएगा। 2 into 3, 4 into 3, 6 into 3, 8 into 3, 10 into 3। तो ये क्या आएगा, 6 12 18 24 30। अब देख लो ये भी एक एपी है, 6 के टेबल से एपी बन रही है। तो एपी के गुणधर्म अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे कि एपी के गुणधर्म क्या है। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है, ध्यान से एकदम समझना, एकदम मतलब मजा आ जाएगा इस टॉपिक को समझोगे तो। क्या है वो टॉपिक, देखो, पदों को मानना। पदों को मानना यानी आपने ये वैसे तो क्लास 10th में भी देखा होगा, अगर आपको किसी टीचर ने बताया होगा। अगर नहीं देखा तो आप इधर समझ जाएंगे कि क्या है पदों को मानना। टॉपिक हमारा क्या है, पदों को मानना। देखो पदों को मानना यानी किसी एपी के आपको पदों को मानना, यानी आपको क्वेश्चन इस टाइप से दें किसी एपी के इतने पद ये हैं, तो आप उस इतने पदों का मतलब ज्यादा नहीं होगा, जैसे 3 पद दे देंगे या 4 पद दे देंगे तो ऐसे क्वेश्चन होंगे।
तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे? तो उसको करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी एपी के पदों को कैसे मान सकते हो। तो क्वेश्चन क्या आएगा जो भी छोड़ो, पर लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए एपी के पदों को मानते कैसे हैं। तो जैसे आपको दे दिए 3 पद, 3 पदों को मानने का तरीका क्या है ये आप याद रख लो, कैसे है वो आप समझ जाओगे। देखो 3 पदों को मानने का तरीका क्या है, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी। क्या ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी, ये किसी एपी के 3 पदों को मानने का तरीका होता है। फिर इसके बाद 5 पदों को मानना, 5 पदों को मानना। देखो 5 पदों को आपको मानने का तरीका क्या है। अब देखो ए माइनस डी है, 5 कब आएगा, 2 जोड़ने पर आएगा, यानी कि ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। अब ऐसे 3, 5, 7, 9 आप पद आराम से मान सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो आप दो दो आपको बस जोड़ते जाना है। आपको तीसरा पद पता है, 5वां पद भी मैंने बता दिया, ऐसे ही 7वां पद भी आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, ए माइनस 4डी से स्टार्ट होगा और ऐसे चलता चलता आखिरी में ए प्लस 4डी तक जाएगा। अब ऐसे ही अगर सम संख्या में आ गया, यानी कि 4 पद, अब 2 पदों को मानना तो बहुत इजी होता है, तो 4 पद से स्टार्ट करते हैं। 4 पद मैंने आपसे 4 पद पूछ लिए, तो 4 पद का क्या होएगा, देखो ध्यान से, ए माइनस 3डी, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी। ये हमारे 4 पदों का हो गया। यानी आप इस प्रकार से कितने भी पदों को मान सकते हो, बहुत इजी है। अब इसलिए जो पदों को मानने वाला हमने टॉपिक सीखा है, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगी बातें। अब जो हम करने वाले हैं ना, देखो अभी जितना भी हमने अभी तक क्लास में लिखा है, उन सब पे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा, तो उसे आप ध्यान से समझना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको करने में बहुत ही मजा आएगा। और हो सकता है कि कुछ पुराने टॉपिक के क्वेश्चन भी आ जाए, जो हमने पुराने टॉपिक इससे पहले कर रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चनों से। तो चलो, तो हमारे पास इधर पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। इधर हमारे पास आ चुका है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या है, एपी के 24 पदों एपी के 24 पदों का योग ज्ञात करो यदि A1, A2, A3, A24 belongs to AP हो था। यह ज्ञात हो कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20
प्लस A24 इज इक्वल टू 225। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफी ज्यादा लगभग इसने खेल लिए। तो देखो ये क्वेश्चन है। तो अब देखो इसे कैसे करना है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो कैसे कर... अब इसने हमें एक बात पहले बोल दी है। क्या बोली? A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A24 ये किस में? AP में। और अभी हमने क्या, अब हमें एक चीज और दे रखी है कि हाँ, तो हमें क्या दे रखा है, ये AP में। साथ में क्या दे रखा है? A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल टू 25। ये आपको दे रखा है। तो अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि AP के समदूरस्थ पदों का योग एक नियतांक आएगा, यानी कि कोई वैल्यू आती है। तो अब देखो क्या आएगा। A1 प्लस A24 मैं कर सकता हूँ। A1 प्लस A24 बोलिए, मैं कर सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस इसी प्रकार A5 प्लस A10 कर सकते हैं, सॉरी A5 प्लस A20, और इसी प्रकार A10 प्लस A15 कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? 225। अब हमें पता है कि देखो इन सब के मान क्या आने वाले, k के बराबर आएंगे, यानी k कोई संख्या होगी। हमें तो नहीं पता इसका मान क्या आएगा, तो यहाँ पे मान आएगा इसका k, इसका भी मान क्या, इसका k, इसका मान क्या आएगा k, और इसकी वैल्यू क्या है 225। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3k इक्वल टू 225। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा इधर से 75। अब आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि 24 पदों का योग ज्ञात करो। अब देखो हमने यहाँ से क्या ज्ञात कर लिया है, k का मान हमें पता चल गया, यानी कि हम आपको क्या पता चल गया है, क्या पता चल गया। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमें A1 प्लस A24 का मान पता चल गया, जो कि हमें चाहिए था, और क्यों चाहिए था वो भी आपको पता चल जाएगा। अब देखो आपको 24 पदों का योग चाहिए, S24, यानी कि 24/2। अब एक फॉर्मूला होता था AP का, A प्लस AN, तो वाला फॉर्मूला लगा दूं। A इधर क्या है, A1 है, और आखिरी पद क्या है, A24 है। अब A1 प्लस A24 k के इक्वल था, और इसका मान अभी हमने निकाल लिया। तो यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 75, और ये मान के क्या आ जाएगा 900। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली AP की तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करने में। तो अब कुछ और करते हैं आगे बातें। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब जो मैं आपको 2 क्वेश्चन एक कराऊंगा, और उन 2 क्वेश्चन के बाद मैं आपको करवाने वाला हूँ जेई एडवांस का क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट, जेई एडवांस का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्यों बता दिया पता नहीं, पर आज की क्लास में हम
जेई एडवांस का भी क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जेई एडवांस क्वेश्चन को करने के बाद आपको बहुत ही मजा आएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा जेई एडवांस से लोग थोड़ा डरते हैं, पर लेकिन डरते क्यों है? क्योंकि उसमें थोड़ी सी घुमावदार बातें होती है। जब वो करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आप यूं समझ लो बेस हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से समझो। पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बेमतलब जगह खेलता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। तो काम करते हैं, क्वेश्चन यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन एपी के एम पदों एपी के एम पदों तथा एन पदों के योग का अनुपात एम स्क्वायर है तो एमवे तथा एनवे पदों का अनुपात ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करना है, ध्यान से सुन लो। आपको एम और एन पदों के योग का अनुपात दे रखा है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, एस एन अनुपात में एस एन दे रखा है। और ये कितना दे रखा है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, यानी कि जो एम वाला है वो एम की तरफ रख देते हैं और एन वाला एन की तरफ रख देते हैं, यानी कि एस एम अपॉन में एम स्क्वायर इक्वल टू एस एन अपॉन में एन स्क्वायर। अब ये जो हमने किया इसको मैं क्या कर लेता हूँ, किसी वैल्यू के इक्वल मान लेता हूँ। ये मैंने मान लिया है कि जो भी है ये के इक्वल है। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने इसको के इक्वल मान लिया। अब देखो, अब आपको पता है, क्या पता है आपको, ध्यान से समझना। यदि मैं पदों का अनुपात देखूं, टीएम अपॉन टीएन, टीएम अपॉन में टीएन, तो क्या हो जाएगा, हमने अनुक्रम में एक फॉर्मूले देखे थे, तो उस हिसाब से अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। एस एम माइनस वन अपॉन में एस एन माइनस एस एन माइनस वन। अरे आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जैसे आपको कोई पद दिया हुआ रहता है और आपको ये निकालना होता है वो पद कौन, मतलब पदों का योग दे रखा है और आपको निकालना होता है कि पद कौन सा है। तो आप क्या करते हो, उस पदों के योग में से एक माइनस कर दो, एक पदों का योग माइनस कर दो तो आपको पद पता चल जाएगा कि वो पद कौन सा है। जैसे कि आपके किसी एपी के 3 पदों का योग मान लो कि 10 है, ठीक है, 3 पदों का योग 10 है और 2 पदों का योग मान लो 5 है। तो आपको पद ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, 10 माइनस 5 कर दोगे तो पद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
तो ये होता है। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे तो इसको आप बस समझ लेना है, ये हमने इधर किया है। तो वैसे इधर हमारे पास टीएम व पद यानी हमें पता तो होना चाहिए वो पद कौन सा है। टीएम व पद कितना है, क्योंकि आपको एम और एन पदों का अनुपात बोला था, हमें वो पद निकालना पड़ेगा। तो टीएम व पद कैसे निकलेगा, एस एम माइनस वन करोगे, और टी एन कैसे निकलेगा, एस एन माइनस वन करोगे। अब उसके बाद देखो हमने आप ऊपर लिखा है कि हमने इसको के इक्वल मान लिया, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, के एम स्क्वायर माइनस के एम माइनस वन का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद के एन स्क्वायर माइनस के एन माइनस वन का स्क्वायर। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज ले सकते हैं। अब देखो क्या करने वाले हैं, मैंने क्या किया, के कॉमन ले लिया, तो के कॉमन लूंगा तो ऊपर क्या होएगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन का स्क्वायर अपॉन में नीचे भी के कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का एन माइनस वन का स्क्वायर। यहां से के कैंसिल हो गया। अब मैंने क्या किया, एम स्क्वायर को तो इधर रहने दो, माइनस मैंने ये एम माइनस वन का होल स्क्वायर खोल दिया ऊपर, तो एम स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एम। सेम ऐसा नीचे भी किया, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। ये दोनों आपस में कट गए। और इधर हमने थोड़ी सी मिस्टेक भी कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, देखो एम माइनस वन और एन माइनस वन के बाहर माइनस था, तो आपका इधर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा इधर हम अगर सही करने की कोशिश करें तो ये आपका हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, तो देखो वहां पे माइनस था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। तो आपका टीएम और टीएन का देखो अनुपात क्या आ जाएगा, टीएम अपॉन में टीएन इक्वल टू, प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो। ये हमारा आंसर हो जाएगा इधर। क्लियर, बोलो कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। अब जो हम करने वाले हैं ना, वो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसके लिए हम नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, क्योंकि अब हम करने वाले हैं जेई एडवांस, और इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मतलब पेज हमारा भरा हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा इसकी साइज को हम अगर बड़ा कर दें तो मजा आ जाएंगे यार। 2 मिनट स्टूडेंट्स, मैं इसको सही करके आपको जेई एडवांस का क्वेश्चन करवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए जेई एडवांस का क्वेश्चन करने के लिए। हम करने वाले जेई एडवांस का क्वेश्चन, तो इसलिए एकदम दिल थाम के बैठ जाइए। अभी तक मैंने आपको मेंस और के क्वेश्चन करवाए थे, एडवांस का पहली बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन है। माना कि, पूरा क्वेश्चन एक बार लिख देंगे और बाद में से थोड़ा साइज में छोटा कर देंगे। माना कि किसी एपी के सभी पद प्राकृतिक संख्या है, तथा
7 पदों व 11 पदों का योग का अनुपात 6:11 है तथा सातवां पद 130 व 140 के मध्य स्थित है तो डी ज्ञात करो। मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट को ये क्वेश्चन शुरुआत में बहुत इजी लग रहा होगा, और ये बहुत इजी है भी वैसे क्वेश्चन पर, लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी कि सातवां पद 130 व 140 के मध्य स्थित है, तो क्वेश्चन आपका डगमगा गया। और यही खास बात होती है जेईई एडवांस की, इसलिए जेईई एडवांस में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कब पूछा गया आपको वो भी बता देता हूँ, उसकी तारीख क्या थी। देखो ये पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है गाइस, स्टूडेंट से जेईई एडवांस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अब सोच लो, ये क्वेश्चन जेईई 2015 का क्वेश्चन है, और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की साइज थोड़ी छोटी करते हैं, क्योंकि जेईई एडवांस में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो हमारा काफी फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एकदम आराम से प्यार से समझाऊंगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसको एकदम हड़बड़ी से समझा दिया जाए और आपको बात क्लियर समझ ना आए। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ना। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं इसको छोटा करके आपको बताता हूँ। इसको मैंने एकदम छोटा कर दिया इस क्वेश्चन को। अब देखो ध्यान से समझो क्या है। माना कि किसी एपी के सभी पद प्राकृतिक संख्या है तथा 7 पदों व 11 पदों का योग का अनुपात 6:11 है तथा सातवां पद 130 व 140 के मध्य स्थित है, तो डी ज्ञात करो। तो कैसे करना है, एकदम ध्यान से और इजी वे में समझोगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। तो मैं इधर लाइन खींच दिया हूँ, क्वेश्चन एक तरफ हो जाएगा और आंसर एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखेंगे और एकदम ध्यान से समझना क्या है सॉल्यूशन। देखो आपको 7वां और 11वें पदों का अनुपात दे रखा है, तो हम क्या योग का अनुपात हो क्या लिखेंगे, S7 अपॉन में S11। ये क्या है, S7 और S11 क्या है, किसके इक्वल है, 6/11 के, क्योंकि अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद आप ध्यान से देखो तो इसमें ये तो हमारी क्या हो गई, पहली बात हो गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात इसने क्या बोली कि जो सातवां पद है वो 130 और 140 के मध्य स्थित है, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 130 और 140 ये हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो सातवां पद है वो 130 से तो बड़ा होगा पर 140 से छोटा होगा, तभी तो उसका मध्य स्थित आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। अब जिस बच्चे को इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है ना, वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देगा। वैसे मैंने इनइक्वालिटी करवाया नहीं, पर अगर आपके स्कूलों में हो चुका है तो आप ये क्वेश्चन अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको इनइक्वालिटी कैसे बनाओगे, बाकी सारी बात बहुत ही ईजी थी। अब देखो इसे सॉल्व करने का मेथड क्या है, तरीका क्या, एकदम ध्यान से, एकदम बेसिक से, एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तब योग वाला सूत्र लगा दो। तो अब आपको पता है कि n/2a+an वाला सूत्र लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। क्यों? क्योंकि आपको इधर जो दे रखा है वो S7 और S11 का अनुपात में दे रखा है, तो हम इधर बेकार में n क्यों लें, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल हमें d चाहिए, तो हम n बेमतलब में लें तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं ये वाला सूत्र नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए हम ये वाला सूत्र लगा रहे हैं। तो हमारा इधर हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 2a + 6d लिख सकते हैं। बोलिए 2a + 6d, a + an। और इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 11/2 2a + 10d। तो देखो ये मैंने कैसे लिखा है, हमने n-1 करेंगे ना तो 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 6, और इधर 11 में से 1 गया 10, और d तो हमें चाहिए था। तो अब देखो इन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है, 6:11। अब बस हमें इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, बाकी सारा काम तो अपने आप ही हो जाएगा। अब देखो ये 11 से ये 11 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप क्या कर दो, अब आप देखो क्या कर सकते हो। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ऊपर क्या आएगा 14, ऊपर क्या बनेगा 14 + 42d। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे ये लिखा हुआ है ना 2a + 10d, उसको 6 के बराबर लेकर जाता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 60d। बोले इतना क्लियर है। अब ए वालों को साथ में रख लो, डी वालों को साथ में रख लो। 14a में से 12a गए तो 2a बचा, और 60 में से 42 गए तो 18d। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9d। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है आपको, अलग सा लगेगा, आप समझ में आ जाएगा। अब जो हमने बात लिखी थी, समीकरण नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 हमारी क्या कहती थी, देखो 130 t7 140, ये समीकरण नंबर 2 कहती थी। तो अब बस उसको सॉल्व कर दो, तो 130 t7 को क्या लिख सकते हो, a + 6d और 140। अच्छा, a का मान आपको पता ही है, a का मान क्या है आपका 9d है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9d + 6d = इक्विलिटी 140। तो अब यहाँ से देखो 130, 9 + 6 15d 140। अब देखो d की वैल्यू क्या होगी 130/15। अब देखो ये जो इनइक्वालिटी होता है ना, तो इसमें अब आपको दोनों तरफ ये 15 डिवाइड करना है, तो d का मान हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 140/50। अब देखो क्या है कि आप अगर इन दोनों में भाग लगाएं तो इसका जो आंसर आएगा ना, देखो ये क्या आ जाएगा, ये लगभग 8 के पास है, 15 8 का कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 15/120, यानी कि ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.66 के आसपास आएगा। और इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, आपके 15 में 135, 9.33 समथिंग आएगा वो। अब देखो वैल्यू जो होगी 8.66 से बड़ी होगी, 9.33 से छोटी होगी, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 9 दिख रही है। तो आपको वैसे ऑप्शन से चेक करोगे ना, ऑप्शन में तो वैसे अगर ऑप्शन वाला वैसे क्वेश्चन नहीं है, पर देखो 8.66 से बड़ा क्या आएगा, 9 आएगा, 9.33 से छोटा 9 ही होता है, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी, 9। ये क्वेश्चन का आंसर था। जिसको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आती है ना, वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देगा। पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, तो ये इसका आंसर था। तो ये जी एडवांस 2015 का क्वेश्चन है और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आती है तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, पर जी एडवांस 2015 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसे करवा दिया जिससे आप जेई एडवांस की बातें भी आराम से समझ पाए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और सूचना देने जा रहा हूँ कि देखो ये सारे क्वेश्चन मैं कहाँ से करवा रहा हूँ। आपको मैं अब सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड कराने वाला हूँ, डीपीपी और प्री-वाई क्यूज, जिससे आप, मैं तो अब देखो इधर इतने सारे क्वेश्चन तो करवा नहीं सकता, तो आपको घर बैठे खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं जो डीपीपी और पीवाई क्यूज है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज की इस वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहाँ पे आपको आज मैं डीपीपी डाल दूंगा। और जब हमारे पूरा चैप्टर हो जाएगा तो इस चैप्टर का मैं आपको पीवाई क्यूज होता है ना, उसका भी पीडीएफ में उस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उससे पहले कि अगर जिसने अभी तक सारे पार्ट नहीं देखे हैं वो सारे पार्ट जरूर जाके देखें, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको डीपीपी और सारी चीजें, सारा मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसलिए जिन बच्चों को भी नहीं पता है, अगर वो उनको बता दो कि इधर हिंदी मीडियम में जेईई की तैयारी करवाई जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। और कल जो हम मतलब नेक्स्ट पार्ट में जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जीपी, तो वो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।